आप पहले हीलिंग तो किया करते थे, आपकी कंपनी का नाम नाथ हीलिंग था, आपने कॉस्मिक क्यों किया? हीलिंग एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी जिसकी एक लिमिटेशन थी, और प्रोप्राइटरशिप से हमने प्राइवेट लिमिटेड के लिए जब अप्लाई किया तो नाथ ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो चुका था। अब ट्रेडमार्क हो चुकी थी, हालांकि मेरा भी अटैचमेंट था उस नाथ से, क्योंकि नाथ को ही मैं क्रिएटर मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ। बट जो आरओसी का प्रोसेस है, आरओसी के प्रोसेस में हमें 3 नाम देने होते हैं, वो तीनों में से कॉस्मिक वाइटलिटी हमें मिला ऑप्शन, तो इसलिए हमने नाथ से कॉस्मिक वाइटलिटी कर लिया। और कॉस्मिक से रिलेटेड, कॉस्मिक एनर्जी से रिलेटेड हमारी हीलिंग है, इसलिए हमें थोड़ा लगा कि फैमिलियर नेम है और लोगों को पसंद आएगा। हीलिंग जो वर्ड है अपने आप में व्यापक है, इस व्यापकता में आप किस किस विधा को अपनाते हैं, किस विधा को अपनाकर लोगों को क्योर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हीलिंग बहुत तरह के होते हैं। इवन जब डॉक्टर किसी भी पेशेंट को हील करता है, यानी कि ठीक करता है, तो वो भी हीलिंग है, पार्ट ऑफ हीलिंग। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, बट अधिकांश मेथड सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पे काम करती है। यानी कि वो पहले डायग्नोस करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स है, उसको लगेगा विटामिन की डिफिशियंसी है तो विटामिन की आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको लगेगा कि कुछ एनर्जी की डिफिशियंसी है तो उससे रिलेटेड देंगे। तो जब भी सिम्टम्स को हील किया जाता है तो वो हो सकता है कि दोबारा वापस से उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करे। बट हीलिंग जो होता है वो स्पिरिचुअल 3 डायमेंशन में होती है, जो हमारी मेथड्स हैं। इसमें हम करते क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम सिम्टम्स को नहीं, सबसे पहले साइकोसोमेटिक फैक्टर के कारण कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि प्रॉब्लम आपके माइंड में आई, आपने फील किया, उस माइंड को रिबूट करते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी, जो एसेंशियल एलिमेंट है, एनर्जी की बात करूं तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मेनली 7 हैं, वो 7 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। और फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी कि स्पिरिट सोल लेवल पे कार्मिक पैटर्न को हील करते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन आप अट्रैक्ट किए, सपोज कि लाइफ स्टक सा फील हो रहा है या मोनोटोनिकल लग रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तब भी हीलिंग की जरूरत है। तो उसमें कार्मिक पैटर्न को क्लियर अगर कर दी जाए तो 5x और 10x रैपिड स्पीड, यानी रॉकेट की स्पीड से लाइफ आगे जाएगी, बहुत स्मूथ जाएगी। आपने 7 स्टेप बताए, इस 7 स्टेप्स या उसको क्या कहते हैं? 7 एलिमेंट्स हमने। हाँ, स्टेप्स तो 3 ही है, जिसको साइकोसोमेटिक, जैसे मैंने बताया कि साइको स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो सिर्फ आपको लगता है कि ऐसे शरीर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है 3 का, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड क्या करता है? प्रोग्रामिंग का काम करता है। बॉडी हार्डवेयर, यानी कि पूरी ऑर्गन्स का आप कह ले जो भी फंक्शनिंग है वो, लेकिन उसके लिए भी माइंड चाहिए। माइंड जब तक केमिकल रिलीज नहीं करेगी तब तक बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। और सोल, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हेरिडिटी, किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उनके बच्चों में आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जीन जो ट्रांसफर होती है, ये कैसे आती है? ये कार्मिक पैटर्न है। उनके कर्मा के कारण जो बैलेंस थे, जो उनके बच्चों को सफर करना चाहिए, या उन्होंने किसी के बच्चे को तकलीफ पहुंचाई, तो वो कार्मिक पैटर्न के रूप में उनके बच्चे के जीन में ट्रांसफर हो जाती है और उसको हम हील करते हैं। तो कार्मिक हो गई आपकी सोल, माइंड को रिबूट करके माइंड को, और फिजिकल एसेंशियल एलिमेंट बॉडी को हम बैलेंस करके फिजिकल हीलिंग, 3 डायमेंशन में। आपने कर्मा की बात करी और साथ में आपने कहा कि अनुवांशिक गुण या दोष बनते हैं, बीमारियां होती हैं। अनुवांशिकता मतलब आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं तो पूर्व जन्म का भी इफेक्ट आप मानते हैं? पूर्व जन्म कह लें या ये जन्म कह लें, किसी न किसी जन्म की, सोल की अपनी मेमोरी होती है, हर सोल की मेमोरी होती है। जैसे आमतौर पे जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूं, मैंने ये रियलाइज किया है कि रिश्ते यहाँ पे आप नहीं बनाते, रिश्ते कोई सुप्रीम पावर है जो बनाता है। किसी घर में जन्म लेना, किसी के द्वारा पालन पोषण होना, तो ये सारी की सारी पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, और इसको इंसान चाह के भी चेंज नहीं कर सकता। अदरवाइज हर कोई चाहता कि एक बड़े घर में उनका जन्म हो, गोल्डन स्पून लेके हम आए, तो कुछ पैटर्न ऐसी है जो अनसीन है, और ये रियल फैक्ट है, चाहे आप माने ना माने, ये सच्चाई है कि कार्मिक पैटर्न होता ही है जिस कारण से हमारा किसी पर्टिकुलर घर में जन्म होता है। सर, ये तो कार्मिक पैटर्न हो गया। आप भी किसी न किसी कार्मिक पैटर्न के चलते ही आप ये हीलिंग व्यवसाय में आए, ऑफ कोर्स, है ना? और इसको मानते हुए आप में आपका झुकाव या आपकी पढ़ाई, वहां से लेके इस फील्ड में आने का थोड़ा सा सफर आप बता दें कैसे? देखिए, जन्म से लेके अभी तक मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही
ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉपर था, उसके बाद कॉलेज में भी। तो पढ़ाई मेरे जीन में, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स टीचर, और मेरी अगर मैं कास्ट वाइज करूं तो हमारी जो कास्ट की एक जिम्मेदारी होती है वो होती है सिर्फ कलम की कमाई खाना, है ना, कायस्थ। कायस्थ। तो हमारी जीन में ही है वो कि हम कलम की कमाई खाएं, नहीं अपनी ब्रेन की यूटिलाइज करके और ब्रेड एंड बटर अर्न करें। जब मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी करते करते कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जहां पे हमें स्टडी को ब्रेक लगाना पड़ा, करना पड़ा। और मैं कहूँगा कि उस टाइम में मैं इतना मैच्योर नहीं था कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, और ना ही कोई मेंटोर थे जैसे आज बहुत ही एक्सप्लोर कर पाते हैं लोग। उस टाइम में, हमारे टाइम में, ना यूट्यूब थी ना इंटरनेट था, तो एक लिमिटेशन थी। तो अगर आपने कुछ सोचा है, माइंड में कुछ चल रहा है और सिचुएशन कुछ और कह रहा है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। वहां से डाइवर्शन हमारा स्टार्ट हुआ, और फिर हम कमाने की तरफ ध्यान देने लगे कि अब पैसे अर्न करना है, फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं रहनी है, सेल्फ अपने को कुछ करना है जी। वही रीजन था कि मैं आज आपको स्पिरिचुअलिटी में, तो ये लंबी स्टोरी है, कट इन शॉर्ट। मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में काम करी, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में काम करी। मेरा जो लास्ट जॉब था वो जनरल मैनेजर था, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था। और आउट ऑफ सडन उस टाइम में भी बहुत अच्छी खासी अपनी लाइफ थी, इनकम भी था, बट सडनली एक माइंड में आया कि नहीं, इसकी कोई अंत नहीं है। एक सडन टाइम के बाद मैं थक सा जाऊंगा, हमारी बॉडी उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, और जो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कंपनी या अपनी खुद की कंपनी हो, हम उसको लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और कुछ इंसिडेंट हमारे जैसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनको मैं मानता हूँ, सेवक संजय नाथ, वो वामपीठ पीठाधीश है, बहुत बड़े गुरु है, सन्यासी आदमी है। तो उन्होंने कुछ बात बताई थी जो पहले मैं स्केप्टिकल था। उनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? उनसे मुलाकात मेरी ट्रेन में हुई थी। तो पहले मैं बहुत इन सब चीजों से दूर रहता था, बहुत रिजर्व, क्योंकि अपने आप पे भरोसा था कि नहीं, जो है वो पढ़ लिख के आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बट कुछ बात ड्यूरिंग द ट्रेन ऐसी इंसिडेंट हुई जो उन्होंने बताई, क्योंकि वो लोग ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। एक होता है ज्ञानी जो नॉलेज आप पढ़ के लेते हैं, एक होता है जो आप नॉलेज ईश्वर को कनेक्ट करके वहां सरेंडर करके जो आपको ज्ञान प्राप्त होती है। तो कुछ बात बताई जिसको हमने बहुत लाइटली लिया और मजाक में उसको टाल दी, और वो मेरे लाइफ में इंसिडेंट हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये विद्या जो हम पढ़ रहे हैं इससे अलग है, सुप्रीम है। तो वहीं से डायवर्शन शुरू हुआ और मैं खुद सरेंडर कर दिया और उनके साथ फिर सीखने की कोशिश करने लगी, क्योंकि कोई भी गुरु सिखाता नहीं है, गुरु के साथ रह के सीखना पड़ता है। ये सानिध्य कितने वर्षों से रहा? अभी मैं अगर बात, ये 2005 की बात है जब मैं स्टार्ट किया था। 2005 से ही मैं कंसल्ट कर रहा हूँ लोगों को, जब से सीखते गया तब से। पहले फ्रेंड सर्कल में जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हम डायग्नोस करके कि मेरी सिम्टम्स, मुझे ज्ञान प्राप्त हुई है या नहीं, तो तभी से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और पिछले 12 साल से मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ अब तो। अच्छा, तो ये आपने जो हील करने के प्रोसेस आपने खुद स्टार्ट किया और आपने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए, तो ये किन किन जगहों पे सेंटर है आपके, और आपकी यात्रा कहाँ तक रही भारत में और कहाँ तक उसका वर्णन करें? मेरी यात्रा पहले इंडिया में ही मैं एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इंडिया में हमारी जुहू में ऑफिस थी, जुहू के बाद फिर हम अंधेरी में यारी रोड में ऑफिस सेटअप किए, यारी रोड के बाद फिर मलाड में सेटअप किए, और अभी फिलहाल मेरा मीरा रोड में है। और आने वाले समय में पैन इंडिया लेवल पे हर स्टेट में, हर सिटी में, और हर सिटी के हर एक पॉइंट में जो मेन मेन जगह होती है वहां पे हमारी सेंटर होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जागरूकता हो और लोगों को एक अल्टरनेट थेरेपी मिले जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो और नेचुरली हील करे, लाइफ थोड़ी स्मूथ हो, स्ट्रेस फ्री हो। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ दिन काम किया है? मैं ऑस्ट्रेलिया में किया, साउथ अफ्रीका में किया, यूके, यूएसए, इन सभी जगहों पे हमने काम करी। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडेशन में मेरी योगदान रही है, यानी कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ उनका, अभी भी मेंबर हूँ, है ना। कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, मैं भी उनसे डिस्कस करता हूँ सर्टेन पॉइंट पे, वो भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपस में काइंड ऑफ टीम वर्क होती है। वो टीम वर्क की तरह हम काम करते हैं। फिलहाल आपकी टीम में कितने लोग? मेरे टीम में अभी 40 से 45 हमारे हीलर हैं, और पैन इंडिया लेवल पे 500 से ज्यादा होंगे, 500 प्लस, एग्जैक्टली मैं काउंट नहीं बता पाऊंगा। और अभी तक जो हमने सिखाई है वो 5000 प्लस लोगों को सिखाई है, और मोर देन 15,000 लोगों को कंसल्ट किया है इंडिविजुअली। कंसल्टिंग की बात जहां तक आई, तो आपके सामने कई किस्म के लोग आए होंगे,
बीमार किसी, लेकिन आपको कैसा लगा, किसको ट्रीट करते हुए आपने चैलेंज महसूस किया? देखिए, मेरे लिए स्टार्टिंग से जब मैं इस जर्नी में आया तो एक बड़ी चैलेंज रही कि कोई इजी केस मेरे सामने नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड केस ही हमेशा आया। यानी कि वो इंसान जो हर जगह ट्राई कर चुका है और ट्राई करने के बावजूद भी उसका विश्वास इससे हट गया है, मतलब हीलिंग हो या न्यूरोलॉजी हो, सबसे हट गया, हाँ, या ऑकल्ट साइंस में, कि नहीं, कोई भी इंसान किसी की लाइफ में कोई मदद नहीं कर सकता, वो अपनी मदद कर सकता है। तो मेरी अपनी एथिक्स है, ऐसे चैलेंजेस को मैं पहले लेता हूँ। ऑफकोर्स मैं कुछ फ्री नहीं करता, फ्री में सिर्फ सेवा में हम सोसाइटी में लोगों को जाके या कॉर्पोरेट में जाके उनको फील कराते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे वर्क करता है। हीलिंग में फ्री में नहीं करता, ना ही मैं किसी को कंसल्ट फ्री में करता, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, अब उसकी सीरियस प्रॉब्लम है, तो वहां पे डिवाइन कॉल है। जब थॉट्स एक मन में आती है कि नहीं इसका काम करना है जी, तो फिर वहां पैसे की बात नहीं होती या कुछ किसी तरह के एक्सचेंज की बात नहीं होती, निस्वार्थ भाव से हम सेवा भाव से करते हैं। ये तो अब मैंने आपको समझ नहीं खड़ा कि आपने ऐसा किस रोगी को, किस रोग को चैलेंज के रूप में किया और उसमें आपने सफलता हासिल की जिसको आप दुनिया के सामने बयां कर सके? देखिए, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, बहुत अच्छा सवाल आपने समझा। जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, क्रॉनिकल डिजीज होती है, अब आप बात करें कैंसर की, आप बात करें बायोपोलर की, आप बात करें सिजोफ्रेनिया की, ऑटिज्म की, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि फिजिकल बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे मल्टीपल थेरेपी हैं जो उसको हील करने में सक्षम है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल आप एंजाइटी ले लें, एंजाइटी कोई फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स ही नहीं है उसका, वो मेंटल डिसऑर्डर में, मेंटल हेल्थ में आता है। डिप्रेशन के कारण आपको पता होगा कई लोग जान भी ले लेते हैं अपनी डिप्रेस होके, वो सोचते हैं कि लाइफ में अब कुछ बचा नहीं। और साथ ही साथ जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी इशू को लेके, यानी कि बांझपन जिसको कहते हैं, है ना, बच्चे ना हो। तो इन तीनों में हमारी एक्सपर्टीज रही है। इसके अलावा आर्थराइटिस क्रॉनिकल अगेन डिजीज है। आर्थराइटिस में आपको बस पेन किलर खाना है या पेन से रिलीफ करने की कोई एक्सरसाइज करनी है, जिसको हमने जड़ से ठीक करने में मदद करी है। और रेशियो की मैं बात करूं तो 90% से ज्यादा लोग सक्सेसफुली इस हीलिंग के मदद से वो फ्री हुए। तो ये हीलिंग मतलब कोई बीमारी को पकड़ते कैसे हैं आप, क्या प्रक्रिया होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे आप डायग्नोस करते हैं? अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम स्कैनिंग करते हैं पूरी बॉडी के एनर्जी के द्वारा। तो ये स्कैनिंग डिवाइन एनर्जी के कारण होती है, यानी कि स्पिरिचुअल इसमें हेल्प लगता है। मेडिटेशन बेस्ड है हमारा, ध्यान के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी करनी है तो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगा और शायद वो किसी भी इक्विपमेंट में ना आए जो फ्यूचर में भी इवेंट होने वाली होगी, वो हमें स्कैनिंग के दौरान पता चल जाती है, सेल्फ हमें फील होना शुरू हो जाता है। चाहे वो ब्लॉकेज हो या आपके कहीं कट एंड वुंड्स हो या किसी भी तरह की कोई डिस्कम्फर्ट, आपको अगर फिजिकल पेन है, हेडेक है, तो वो हेडेक मुझे शुरू हो जाएगी, फील होना शुरू हो जाएगी। जिसको कहते हैं स्कैनिंग, बॉडी एनर्जी के द्वारा स्कैन करना। मतलब आप सामने जो बीमार है उससे अपने मानसिक रूप से आप कनेक्ट करके उसकी बीमारी को डायग्नोस करते हैं। यस, एनर्जी के द्वारा हम कनेक्ट करके पूरी की पूरी स्कैनिंग करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो हमें यहाँ पे फील होना शुरू हो जाएगा, तो उसी को आप ट्रीट करते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए ये आप जो स्कैनिंग के लिए मिनिमम कितना समय लगता है आपके पास? हीलिंग प्रोसेस में 30 to 45 मिनट्स लगता है। एक पहले तो प्राइमरी लेवल पे हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि अब उसमें न्यूमरोलॉजी का भी हेल्प होता है, पामिस्ट्री का भी हेल्प होता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके फेस पे अपियर हो जाती है, तो फेस रीडिंग के द्वारा भी हम पता लगाते हैं। उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, पाम पे कुछ भी होने वाला होगा तो आपके पाम पे वो सारी चीजें दिख जाएगी, तो एक ये भी विद्या है। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी आती है जिसको अंक ज्योतिष कहते हैं। तो अंक ज्योतिष से भी कैलकुलेशन करके गणित बिठा के हम देखते हैं कि एक्चुअली में इनको प्रॉब्लम्स, अब ये मैं जो अलग अलग मेथड बता रहा हूँ ये सारे डायग्नोस का मेथड्स है। जब हम प्रॉपर डायग्नोस करते हैं और पता चलता है कि इस कारण से हुआ है, तो फिर वो कारण क्यों हुई, उसको रूट कॉज अगेन हम हीलिंग में पता करते हैं, जिसको कार्मिक हीलिंग कहते हैं। ये रूट कॉज को हम फाइंड आउट करके, वो प्रोसेस का नाम है आकाशिक इंटेलिजेंस, यानी कि टैप करते हैं यूनिवर्स में और पता लगाते हैं कि ये इस सिचुएशन को क्यों अट्रैक्ट। तो ये सारी जो आप अनुभूति करते हैं, अनुभूति करने के बाद आप जो इलाज करते हैं, ये कम से कम कितने समय में, क्योंकि जैसे काफी मरीज आते होंगे आपके पास लास्ट स्टेज वाले, यस, है ना, तो उसमें समय तो होता ही कि मरीज बच पाए, कितना लोगों को समय है, उस समय आप कितने, क्यों जैसे लोग एलोपैथी में तुरंत वैसा इलाज शुरू करते हैं,
उस तरीके में आप क्या करते हैं? देखिए हमारा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड रहा है 30 सेकंड के अंदर अब सीवियर पेन होगी, फिजिकल पेन होगी या मेंटल पेन होगी या इमोशनल पेन होगी, तो पेन अलग अलग तरह के हैं जी। कोई कपल अगर सेपरेट हो जाता है तो हार्ट ब्रोक हो जाती है उनकी, बहुत ज्यादा वो रोते हैं बिना मतलब कि कोई फिजिकल उनको डिस्कम्फर्ट नहीं है ना। यहाँ इमोशनल पेन हो, इमोशन जुड़ा हुआ था, अब वो दोनों सेपरेट हो गए, उस कारण से वो पेन में। तो किसी भी तरह की पेन को हम 30 सेकंड में सबसे पहले ईज करते हैं, कम करते हैं। तो जब आप पेन फ्री रहेंगे तभी आप शेयर कर पाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। कुछ अगर आपने मुझे हिंट दिया तो बाकी की हमारी थेरेपी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। अब पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ था, ये रिसेंटली जो कोविड का आया था, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हमने हैंडल किए सक्सेसफुली हमारी टीम ने, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तब हमारी टीम काफी एक्टिव थी और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। जो वेंटिलेटर पे थे उनको हमने 48 घंटे के अंदर घर भिजवाने के लिए पूरी की पूरी टीम को लगा दी, और उन लोगों ने 48 आवर्स के अंदर, जहां पे डॉक्टर्स कह रहे थे कि अब कुछ मिराकल होगा तो ही ये पॉसिबल है, तो वैसे सिचुएशन में हमने उनकी एनर्जी के द्वारा हेल्प करी। ऐसे सारे केसेस हमने किए। अब समझो पेंडेमिक टाइम में जो हमने किए, अब उनसे पूछा नहीं और ना ही हमने रिकॉर्ड की, क्योंकि उस टाइम में तो हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, डिस्टेंस से हमारी हीलिंग होती थी, ना किसी को मिलना है ना हम टच कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो मैं चाहता हूं कि अब लोगों के बीच में आए, है ना। करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो स्पीड ब्रेकर का काम करता है लाइफ में। अनिल जी, अब तक आपने कई किस्म के लोगों को ठीक किया है। आपकी इच्छा समाज सेवा भी कहीं ना कहीं आप जो करते हैं, तो समाज सेवा के लिए आप क्या करते हैं सर? समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने इनिशिएट किया यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। सबसे पहला हमारा जो सेमिनार हुआ था वो हुआ था आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के लिए, क्योंकि आरपीएफ आपको पता है कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है और ऐसे कॉप्स हैं जिनको काफी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हर चलने वाले पैसेंजर जो ट्रेन में चलते हैं या प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहती है, तो उनको भी स्ट्रेस होता है। तो उनके लिए स्ट्रेस फ्री एक हमने सेमिनार रखा था जिसमें काफी अच्छा उनको अनुभव हुआ। उसके बाद सेकंड हमने किया, जो लोकल ट्रेन चलती है आपकी मेट्रो, सॉरी लोकल ट्रेन मुंबई की लोकल ट्रेन जो चलाने वाले हैं मोटरमैन, तो मोटरमैन काफी स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे पैसेंजर की जिम्मेदारी होती है, और उनका कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है जिसको अगर गलती से समझो किसी को झपकी भी आ गई या उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया, नहीं समझ पाए, तो एक माइनर से माइनर अगर मिस्टेक हुई तो उसके लिए एक अच्छी खासी पेनल्टी होती है, और वो पेनल्टी ऐसी होती है जहां एक्सक्यूज नहीं चलता है, लाखों की जान जा सकती है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी। तो हमने मोटरमैन को भी ये बताया कि आप स्ट्रेस फ्री रहें तो ही हमारी सोसाइटी और हम सेफ रहें। तो उनके लिए भी हमने किया। तो वेस्टर्न सबर्ब्स के जितने आपको मोटरमैन यहां से लेके चर्चगेट से लेके विरार तक या यूं कह ले पालघर तक है, उनके लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार रखा था जहाँ पे एक्सपीरियंस कराया है कि किसी भी तरह से अगर आपको स्ट्रेस आती है लाइफ में तो उसको कैसे आप डिफ्यूज करेंगे, स्ट्रेस को कैसे। ये तो आरपीएफ और मोटरमैन की है। सबसे बड़ी शिकायत इस समय समझ लीजिए कि पुलिसमैन, जो पुलिस अथॉरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उस पैमाने पर पुलिस बल नहीं है। पुलिस बल के सामने काफी समस्या होती है। कई लोग हैं 48 घंटे 72 घंटे ड्यूटी करते हैं, घर नहीं जाते, उनको स्ट्रेस फ्री रहता है। उनको कुछ करना चाहेंगे आप उनके लिए? बिल्कुल हम करना चाहेंगे, और जब भी मौका मिलेगा तो हम उनके सामने निःशुल्क सेवा भाव से हम आएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला कि पिलर है हमारे सोसाइटी के, उनके बगैर तो हम सेफ नहीं है। कितनी भी हम घर में सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा लगा ले, वो जब तक एक्टिव है तब तक हम सेफ हैं। चाहे मैं हीलर हूं या कोई भी। सपोज आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक कुछ हो जाता है तो मुझे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? मुझे तो लोकल पुलिस ही प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऑफकोर्स जब भी मौका मिलेगा हम करेंगे, और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि बहुत सारे जो कॉप्स हैं, किसी भी कॉप्स हो या डिफेंस में, आप देखेंगे डिफेंस में तो कम होती है, बट लोकल कॉप्स में ये प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेस के कारण, हर कोई इंसान है तो स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण वो अपनी जान तक भी ले लेते हैं। तो मैं चाहूंगा, यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जहां तक मैं पहुंच पाऊं, एटलीस्ट उनको एक ऐसी मेथड्स, ऐसी टूल्स बताऊं जिससे उस तरह की, यानी कि इस तरह की सिचुएशन जो उनको तोड़ देता है, काफी मजबूर कर देता है कि लाइफ को खत्म कर लें, ऐसी सोच को हम चेंज करने की प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे एक भी जान हमने बचा ली तो मेरा स्पिरिचुअलिटी में आना सफल रहा।